हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी और ये है पार्ट 2। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। आज का टॉपिक है स्टार्टिंग का हमारे इस वीडियो का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया बंगाल में। The first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651। तो पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री थी पहली, वो कहाँ लगाई गई थी? तो वो हुगली नदी के किनारे पे लगाई गई थी 1651 में। बैंक का मतलब होता है किनारा और हुगली एक नदी का नाम है। This was the base from which the company's traders, known at that time as factors, operated. This was the base. ये वो बेस था जहाँ से जो कंपनी के ट्रेडर्स थे उनको जानने लगे लोग एज अ फैक्टर्स ऑपरेटेड के नाम से। The company had a warehouse where goods for export were stored and it had offices where company officials sat। जो फैक्ट्री थी उनका अपना वेयर हाउस था जहाँ पर वो गुड्स को जमा करके रखते थे, स्टोर करके रखते थे, जैसे कि गोडाउन होते हैं, ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब दूसरी और जगहों पे बेचने के लिए, दूसरी कंट्रीज में बेचने के लिए। और वहाँ पर क्या था, ऑफिसेज भी थे जहाँ पर कंपनी के ऑफिशियल्स बैठा करते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे ही जो उनका व्यापार है वो बढ़ा, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। अब क्या हुआ था कि इनका जो ट्रेड था ना, ये काफ़ी फल फूल रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो जो बाहर ये लोग रहते थे, ब्रिटिश पीपल थे, इंग्लैंड में रहते थे, दूर थे और आने में इनको कई दिन लग जाते थे शिप से। आज की तरह थोड़ी ना है फ्लाइट में बैठे और पहुंच गए। पहले क्या था, शिप्स हुआ करती थी और पानी के रास्ते से आने में बहुत दिन लग जाते थे, आओ जाओ, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो जब काम का प्रेशर बढ़ने लगा तो कंपनी ने अपने कुछ मर्चेंट्स को बोला, व्यापारियों को बोला कि तुम ऐसा करो, इंडिया में ही आके बस जाओ, तो तुम अच्छे से काम कर पाओगे और यहाँ के कारखानों को भी संभाल लोगे। By 1696 it began building a fort around the settlement। तो जब 1696 आया, इन्होंने क्या हुआ, किला बनाना स्टार्ट कर दिया अपने सेटलमेंट के आसपास, जहाँ ये रहते थे वहाँ इन्हें किला बनाना स्टार्ट कर दिया। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages। और 2 साल बाद इन्होंने क्या किया कि रिश्वत देने की कोशिश की, किसको, मुगल ऑफिशियल्स को, जो मुगल के दरबार में नोबल पीपल होते थे अच्छी पोस्ट पे, उनको, ताकि इन्हें जमींदारी जो राइट्स होते हैं वो मिल जाए। मतलब जो राइट्स जमींदार के पास होते हैं वो इनको मिल जाए, कंपनी को। One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as is known today। तो इनमें से एक जमींदारी राइट किस गांव का था, कलिकत्ता का था, जो आगे चल के कलकत्ता हो गया और आज के टाइम पे हम इसको कोलकाता के नाम से जानते हैं। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free। और तो और इन्होंने क्या किया, औरंगजेब को भी मनाने की कोशिश की कि ये एक ऐसा फरमान जारी कर दें जिससे कि कंपनी बिना किसी टैक्स के ड्यूटी फ्री व्यापार कर सके। फरमान क्या होता है, अ रॉयल एडिक्ट, अ रॉयल ऑर्डर। तो जो पहले के लोग होते थे, राजा जो होते थे, वो जो भी फरमान देते थे वो फिर हर जगह लागू होता था, ये एक रॉयल ऑर्डर होता था। तो क्या चाहती थी ये कंपनी कि औरंगजेब एक रॉयल ऑर्डर पास कर दे जिससे कंपनी को छूट मिल जाए, फ्री में ट्रेड करने की, कोई टैक्स वैक्स ना देना पड़े। The company tried continuously to press more concessions and manipulate existing privileges। लेकिन कंपनी है ना, उसको क्या था कि एक बार कहीं पर उसको जमींदारी राइट किसी गांव के मिल गए तो
और ज़्यादा लालच बढ़ता गया। वो चाहते थे कि उन्हें और ज़्यादा कंसेशंस मिले, छूट मिले हर जगह टैक्स से, और जो उनको पहले से ही इतने ज़्यादा प्रिविलेजेस और अधिकार और छूट मिल रही थी उसको वो और मैनिपुलेट करना चाहते थे, और ज़्यादा छूट चाहते थे। लालच इनका बढ़ता ही जा रहा था। Aurangzeb's Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty-free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. तो औरंगजेब का जो फरमान था जिसमें औरंगजेब ने इनको छूट दी थी कि आप ड्यूटी फ्री जो कंपनी है ट्रेड कर सकती है, मतलब कि ये कि औरंगजेब के फरमान के अनुसार, औरंगजेब के रॉयल ऑर्डर के अनुसार जो कंपनी थी वो बिना टैक्स दिए ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। लेकिन जो अलग से प्राइवेट कंपनी से अलग हटके जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे कंपनी के लोग, उस पर जो औरंगजेब थे वो चाहते थे कि वहाँ हमें टैक्स मिलना चाहिए। This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. लेकिन जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के लालची और मक्कार, इन लोगों ने साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था बंगाल में वो जनरेट नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा लॉस होता है बंगाल को, या बंगाल कह लीजिए। How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest? तो जब इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो जो नवाब थे उस टाइम पे बंगाल के, मुर्शिद कुली खान, के प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? अब आप फिगर देख लीजिए एक बार। लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन 1867। ये देखिए ये जो लोकल हैं, बहुत सारी शिप्स बनी हुई हैं और देखो लोडिंग अनलोडिंग का काम भी हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे पीपल हैं जो काम कर रहे हैं। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अभी हमने देखा था कि ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, कंपनी आई है, व्यापार कर रही हैं। उन्होंने मांगा हमारे राजा से कि हमें ड्यूटी फ्री कर दीजिए, तो राजा हमारा मान गया। लेकिन जो उनके प्राइवेट काम चल रहे थे ऑफिशियल्स के, उस पर तो उनको टैक्स देना चाहिए था ना। उन्होंने मना कर दिया टैक्स देने से, जिसकी वजह से हमारे राज्यों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जितना रेवेन्यू, जितना पैसा आना चाहिए उतना नहीं आ रहा था। तो यहाँ से बैटल्स स्टार्ट होंगी, क्योंकि अब मन मुटाव स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, और जब ये मन मुटाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं बड़ी बड़ी। तो वही देखेंगे हम इस टॉपिक के अंदर कि किस प्रकार ट्रेड की वजह से बैटल्स हुई। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. ये जो लड़ाई थी ना इनके बीच की, जो भी मनमुटाव थे ये बढ़ते जा रहे थे 18th सेंचुरी आते आते कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. लेकिन क्या हुआ कि इसी बीच में औरंगजेब की डेथ हो जाती है और छोटे छोटे किंगडम्स जो लोग बसाने लगते हैं। उसी प्रकार जो बंगाल के नवाब थे, इन्होंने भी अपना एक अलग ही राज्य घोषित कर दिया, अलग किंगडम बना दिया। ठीक है। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान। तो पहले कौन थे? मुर्शिद कुली खान, उसके बाद आए अली वर्दी खान, एंड देन सिराजुद्दौला बन जाते हैं नवाब ऑफ बंगाल। ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। ये सारे के सारे, तीनों के तीनों कैसे थे? स्ट्रॉन्ग रूलर थे। They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortifications. तो ये जो तीनों थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग राजा थे, रूलर थे, शासक थे। इन्होंने क्या किया? मना कर दिया कंपनी को अब कोई और कंसेशन या छूट देने से।
अब देखो बात बिगड़ेगी, क्योंकि अब सही बात है, वैसे इन राजाओं की क्यों दें हम इतनी छूट, हमारा फिर लॉस हो रहा है ना। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, ठीक है, तो ये चाहते थे कंपनी से कि वो हमें टैक्स दें, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स, और अपने जो कॉइन्स छाप रहे थे उसे बंद कर दें, और जो ये किले विले बना रही थी कंपनियां, सेटलमेंट कर रही थी, इसे भी बंद कर दें। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. इन्होंने क्या कहा कि जो कंपनी है, नवाब की जो अथॉरिटी है, इसको अंडरमाइनिंग कर रही है, और रेवेन्यू भी जितना हमारे पास पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं रहा है, आपकी वजह से आप लोग दे नहीं रहे हो। It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and tried to humiliate the Nawab and his officials. कंपनी ने साफ मना कर दिया, हम कोई टैक्स नहीं देंगे। लेटर्स बहुत ही गंदे तरीके से गलत भाषा का यूज करते हुए चिट्ठियां लिखी, डिसरिस्पेक्ट करते हुए, बेइज्जती करते हुए, और काफी ज्यादा नवाब और उनके जो ऑफिशियल्स थे उनको बुरा भला कहा गया, उनकी इंसल्ट की गई। The company on its part declared that the unjust demand of the local officials were renewing the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. वहीं दूसरी तरफ कंपनी का क्या कहना था कि जो लोकल ऑफिशियल्स डिमांड कर रहे हैं उसकी वजह से कंपनी का जो व्यापार है वो खराब हो रहा है, और कंपनी तभी फल फूल सकती है जब ये जो टैक्सेस हैं आप इन्हें हटा सकते हैं। It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements up by villages and rebuild its fort. और तो और इनके द्वारा क्या कहा गया कि अगर इन्हें अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो इनको अपने सेटलमेंट्स जहाँ पर ये रुक रहे हैं इनको भी बड़ा करना पड़ेगा, और गांव खरीदने पड़ेंगे, और अपने और किले भी बढ़ाने पड़ेंगे। किसने कहा ये सब? कंपनी ने कहा। The conflicts led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey. अब इस तरह के जो बात विवाद हो रहे थे, कंपनी कुछ और कह रही थी, नवाब कुछ और चाहते थे, अभी थोड़ी थोड़ी जो मन मुटावे अब पहुंच गई कहाँ? लड़ाई तक। और इस लड़ाई का नाम क्या है? बैटल ऑफ प्लासी। ये पिक्चर देख लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव, इनका नाम बहुत जल्दी आएगा जब हम बैटल ऑफ प्लासी को पढ़ेंगे। तो इसके बाद है टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी, है ना। तो इस बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज़ विद्या साधना।